नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समिति या बिहार पटना सहकार के इस अंक में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सहकार के विगत अंकों के तरह इस अंक में भी मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित की विभिन्न धाराओं की परिचर्चा आपसे करूँगा। विगत अंक में मैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अध्याय 3 में वर्णित धारा 14 तक का उल्लेख किया था। आज मैं शुरुआत धारा 15 से करता हूँ। धारा 15 ऋण लेने पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है। इसमें उल्लेख है कि पंजीकृत सोसाइटी मात्र सदस्यों और गैर सदस्यों से उस सीमा तक एवं उन शर्तों के अधीन जमा और ऋण प्राप्त करेगी जो कि नियमावली एवं विधियों में विहित होंगे। धारा 16 ऋण देने पर प्रतिबंध की चर्चा करता है। धारा 15 ऋण लेने पर प्रतिबंध की चर्चा करता रहा था और धारा 16 ऋण देने पर प्रतिबंध की चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि बिना निबंधक की सामान्य अथवा विशेष मंजूरी के तथा उसके द्वारा अधिरोपित प्रतिषेधों और प्रतिबंधों के अधीन निबंधित सोसाइटी क सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को ऋण नहीं देगी अथवा ख चल संपत्ति की प्रतिभूति पर रुपए उधार नहीं देगी। परंतु यदि कोई निर्देश प्राप्त होता है, निबंधक से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो निबंधक की यह जिम्मेवारी है कि 3 माह के अंदर उस तरह के अनुरोध का निपटारा कर दे। इसी तरह धारा 16 की उपधारा 2 में उल्लेख है कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा किसी निबंधित सोसाइटी अथवा निबंधित सोसाइटी के वर्ग को अचल संपत्ति के बंधक पर रुपए कर्ज देने से प्रतिषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकेगी, रोक सकेगी। राज्य सरकार के अधिकार का उल्लेख करता है। अब मैं धारा 16 की उपधारा 3 पर आता हूँ। इसमें उल्लेख है कि जहाँ निबंधक ने उपधारा 1 के प्रावधानों के अधीन वित्तदायी बैंक को मंजूरी दी हो, वहाँ निबंधित सोसाइटी जो वैसे वित्त पोषक बैंक का सदस्य हो, मंजूरी की शर्तों जो निबंधक द्वारा विहित किए जाएं, वित्त पोषक बैंक के लिए अभिकर्ता के रूप में काम कर सकेगी और वैसे अभिकर्ता के रूप में कमीशन अथवा शुल्क पर अथवा कमीशन के बिना वित्तदायी बैंक द्वारा दिए गए अथवा दिए जाने वाले ऋणों अथवा अग्रिमों से संबंधित सभी अथवा कोई से व्यवहार कर सकेगी। मैं थोड़ा उदाहरण देकर समझा देना चाहता हूँ कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पैक्स के माध्यम से वितरित करने का राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है। इसी तरह पैक्स आजकल की बड़ी चर्चा है, पैक्स एज ए डिपॉजिट मोबिलाइजेशन एजेंट। तो यह उन धाराओं के तहत इसको समझा जा सकता है जिसकी मैंने भी चर्चा की थी। अब मैं धारा 17 पर आता हूँ। धारा 17 गैर सदस्य के साथ संव्यवहार पर, अन्य तरह के संव्यवहार पर भी प्रतिबंध लगाता है। धारा 17 में स्पष्ट किया गया है कि सदस्य के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के साथ पंजीकृत सोसाइटी का संव्यवहार भी वैसे प्रतिबंधों के अधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियमावली द्वारा विहित करे। राज्य सरकार नियमावली में जो प्रावधान करेगी उसके अंतर्गत ही जो गैर सदस्यों के साथ संव्यवहार होगा निबंधित सोसाइटी का, उन प्रतिबंधों के अधीन होगा। यह मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में वर्ष 2008 में संशोधन किया गया और उसमें एक चैप्टर 6D जोड़ा गया अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संबंध में। तो उसमें जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियां हैं, पैक्स, केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक को ऋण लेने या ऋण देने के संबंध में कुछ छूट प्रदान की गई है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जब उसका प्रसंग आएगा। तत्काल मैं फिर वापस लौटता हूं और मैं अब धारा 18 की चर्चा करता हूँ। धारा 18 आरक्षित निधि रिजर्व फंड से संबंधित प्रावधान करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 18 की उपधारा 1 पे कहा गया है कि निबंधित सोसाइटी के शुद्ध लाभ का न्यूनतम 35% प्रतिवर्ष आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाएगा। परंतु राज्य सरकार किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटी के वर्ग के लिए इस अनुपात में नियमानुसार छूट दे सकेगी। स्पष्ट है। धारा 18 की धारा 1 आरक्षित निधि में 35% शुद्ध लाभ की बात करता है, शुद्ध लाभ ट्रांसफर करने की बात करता है, परंतु राज्य सरकार इस संबंध में छूट दे सकती है।
अब धारा 18 की उपधारा 2 की मैं चर्चा करता हूँ। धारा 18 की उपधारा 2 में कहा गया है कि उस सीमा तक तथा उस रीति को छोड़कर जो नियमानुसार विहित किए जा सकेंगे आरक्षित निधि का प्रयोग सोसाइटी के कारोबार पर नहीं किया जाएगा। आरक्षित निधि के संबंध में ये प्रतिबंधित करता है कि उसका आरक्षित निधि का फंड प्रयोग, रिजर्व फंड का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा अथवा विहित उस नियम और उस सीमा तथा उस रीति को छोड़कर जो विहित हो किए जाएँ, उसके अलावा वह उसका प्रयोग, आरक्षित निधि का प्रयोग सोसाइटी के व्यवहार में नहीं किया जाएगा। अब धारा 18 की उपधारा 3 का प्रावधान भी हम देखें। धारा 18 की उपधारा 3 का प्रावधान है कि सभी निबंधित सोसाइटियों द्वारा अपने शुद्ध लाभ का 10% सहकारी शिक्षा एवं विकास निधि में हस्तांतरित किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह कहता है कि सभी निबंधित सहकारी सोसाइटियों द्वारा अपने शुद्ध लाभ का 10% सहकारी शिक्षा एवं विकास निधि में हस्तांतरित किया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूँ। जो हमारा सिटी से पूछा है, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सहकारी प्रशिक्षण केंद्र पूछा है, वहाँ एक कॉर्पस फंड बनाया गया है और इस अधिनियम की अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 3 के तहत यह जिम्मेवारी है सभी सरकारी सोसाइटियों की कि वे अपने शुद्ध लाभ का न्यूनतम 10%, शुद्ध लाभ का 10% सहकारी शिक्षा एवं विकास निधि में या कॉर्पस फंड में ट्रांसफर करें। प्रायः पहले एससीबी और डीसीसीबी द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता था इस तरह की राशि, अब प्रायः बंद हो गया है। इसमें न केवल एससीबी या डीसीसीबी को भी कंट्रीब्यूट करना है, बल्कि सभी प्रकार की सहकारी सोसाइटी, या वो दूध उत्पादक सहकारी समिति हो या पैक्स हो, व्यापार मंडल हो या बुनकर समिति हो या पीबीसीएस हो या जीविका समितियाँ हों या एफपीओ जो नए बन रहे हैं, उन सभी को अपने शुद्ध लाभ का लगभग 10% सहकारी शिक्षा विकास निधि में हस्तांतरित करना है। यह प्रावधान है धारा 18 की उपधारा 3 का। अब मैं धारा 18 की उपधारा 4 की चर्चा करूंगा, जिसमें कहा गया है कि उन निबंधित सोसाइटियों में जिनकी हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार द्वारा अंशदान हो, शुद्ध लाभ का न्यूनतम 10% हिस्सा मोचन निधि इक्विटी रिडम्पशन फंड में तब तक हस्तांतरित किया जाएगा जब तक वह राशि राज्य सरकार के हिस्सा पूंजी के बराबर न हो जाए। तो स्पष्ट है कि जो आरक्षित निधि का प्रावधान किया गया है धारा 18 में, उसमें 3 उपधाराएँ भी हैं। धारा 18(1) में कहता है कि शुद्ध लाभ का 35% आरक्षित निधि में ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर धारा 18 का उपधारा 2 कहता है कि वह उस राशि का प्रयोग तब तक विहित रीति को छोड़कर सोसाइटी के व्यवहार में नहीं किया जा सकेगा। और धारा 18 का उपधारा 3 कहता है कि शुद्ध लाभ का 10% सहकारी शिक्षा विकास निधि में हस्तांतरित किया जाएगा। और धारा 18 संकट मोचक निधि सोसाइटी इक्विटी रिडम्पशन फंड की चर्चा करता है। संकट मोचक निधि इक्विटी रिडम्पशन फंड, जिसमें हर सहकारी सोसाइटी को जहाँ राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी है अपने शुद्ध लाभ का न्यूनतम 10% तब तक हस्तांतरित करना है जब तक वह उसमें हस्तांतरित राशि राज्य सरकार के हिस्सा पूंजी के बराबर न हो जाए। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं धारा 18 की उपधारा 5 की चर्चा करता हूँ। धारा 18 की उपधारा 5 में स्पष्ट किया गया है कि सोसाइटी के कारोबार में अप्रयुक्त आरक्षित निधि का कोई अंश धारा 19 में विनिर्दिष्ट एक अथवा अधिक तरीकों से उस नियमावली के अध्ययन जो राज्य सरकार इतदर्थ निमित्त कर सकेगी, निवेशित अथवा निक्षिप्त किया जाएगा। यह प्रोविज़न करता है कि किस तरह से जो सोसाइटी के कारोबार में जो प्रयुक्त नहीं है आरक्षित निधि, उसका किस तरह से उस पर उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या किस तरह से उसका खर्च किया जाएगा, इसकी चर्चा करता है धारा 18 की उपधारा 5। अब मैं धारा 19 पर आता हूँ। धारा 19 निधियों के निवेशन की चर्चा करता है। जो फंड है उसका कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, इसकी चर्चा करने पर भी मैं थोड़ी सी जो चैप्टर 6D की चर्चा कर दूंगा। यहाँ के निधियों के निवेशन के संबंध में भी जो हमारी अल्पकालीन सहकारी संरचना के अंग हैं उनको स्वायत्तता प्रदान की गई है, कुछ इतर प्रावधान भी किए गए हैं, उसकी चर्चा मैं अलग करूँगा। तत्काल मैं धारा 19 की चर्चा करता हूँ जो निधियों के निवेशन से संबंधित है। धारा 19 की धारा 19 यह स्पष्ट करता है कि धारा 16 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत धारा 16 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अपने निधियों को क सरकारी बचत बैंक में, ख अपने वित्तदाता बैंक में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में अथवा भारतीय रिजर्व बैंक
द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में। फिर अगला अंग है निबंधक के सामान्य अथवा विशेष मंजूरी से और उन शर्तों पर जो वह अधिपूरित करे। इसमें 2 शर्तों का जिक्र किया गया है। मैंने अभी धारा 19 में चर्चा किया कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो धारा 19 में स्पष्ट कर दिया गया है कि धारा 16 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अपने निधियों को क है सरकारी बचत बैंक में, अथवा फिर ख है अपने वित्तदाता बैंक में, अथवा फिर ग है भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में, अथवा घ है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में। विनिर्दिष्ट मतलब निर्धारित इंगित प्रतिभूतियों में। अब फिर धारा अंग पर मैं आता हूँ। धारा 19 की अंग पर आता हूँ मैं। निबंधक के सामान्य अथवा विशेष मंजूरी से और उन शर्तों पर जो अधिरोपित है, जो अधिरोपित करे, उसके अंतर्गत 2 प्रावधान किए गए हैं। निबंधक द्वारा अधिरोपित शर्तों के अधीन किसी अन्य निबंधित सोसाइटी की प्रतिभूति पर अथवा शेयरों में भी निवेश कर सकता है। और दूसरा यह है कि किसी अनुसूचित बैंक में अथवा निबंधक की मंजूरी से बैंक का कारोबार करने वाले किसी रजिस्ट्रीड सोसाइटी के पास भी वह अपना निवेश कर सकता है। फिर मैं अब च पर आता हूँ। च यह करता है कि नियमावली द्वारा अनुमत किसी अन्य रीति से जमा अथवा निवेशित कर सकते हैं। नियमावली जो प्रावधान करता है उसके अंतर्गत भी जो प्रोविजंस है उसके अंतर्गत भी निवेश कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब मैं एक अन्य धारा की चर्चा करूँगा। यह धारा 20 है जो दातव्य प्रयोजन में, चैरिटी प्रयोजन में दान देने की बात करता है। दातव्य प्रयोजन में दान की चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि धारा 18 की उपधारा 1 अथवा इसमें स्पष्ट कहा गया है कि धारा 18 की उपधारा 1 अथवा किसी नियम के द्वारा अपेक्षित राशि को आरक्षित निधि में डाल देने के बाद कोई निबंधित सोसाइटी दातव्य विन्यास अधिनियम 1890 की धारा 2 में परिभाषित के अनुसार, उसमें जो परिभाषित किया गया है उसके अनुसार किसी दातव्य प्रयोजन के लिए शुद्ध लाभ का 10% से अनधिक रकम दे सकेगी। यह कहता है कि रिजर्व फंड में राशि डालने के बाद फिर जो है उसमें से जो विन्यास अधिनियम है उसकी शुद्ध लाभ का 10% राशि वह दे सकेगी। फिर ये इसी धारा 20 में आगे कहा गया है निबंधक अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश से किसी सोसाइटी अथवा सोसाइटियों के वर्ग को इस धारा के अधीन दान करने पर प्रतिबंध लगा सकेगा व इस धारा के अधीन दान करने पर रोक सकेगा। निबंधक को अधिकार है तो दातव्य प्रयोजन के लिए यदि कोई सोसाइटी को चाहे या सोसाइटी के वर्ग को तो उस पर वो रोक लगा सकता है। और मैं धारा 21 पर आता हूँ। धारा 21 निधियों के विभाजन पर प्रतिबंध की चर्चा करता है। धारा 21 निधियों के विभाजन पर प्रतिबंध की चर्चा करता है। धारा 20 दातव्य प्रयोजन में दान के संबंध में चर्चा किया। यह निधियों के विभाजन पर प्रतिबंध की चर्चा करता है। इसमें कहा गया है कि पंजीकृत सोसाइटी की निधियों का कोई अंश उसके सदस्यों में बोनस या लाभांश या अन्यथा विभाजित नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान करता है कि विभाजित नहीं किया जाएगा। परंतुक है इसका, परंतुक है कि बशर्ते, परंतुक में कहा गया है परंतु धारा 18 की उपधारा 1 अथवा किसी नियम द्वारा अपेक्षित रकम को आरक्षित निधि में डाल देने के बाद शुद्ध लाभ में विभाजित शुद्ध लाभ के किसी अवशेष को विगत वर्षों के किसी लाभ के साथ सदस्यों में विभाजित अथवा सोसाइटी की विशेष सेवा करने के लिए किसी सदस्य को बोनस अथवा पारिश्रमिक के रूप में अदायगी करने अथवा सदस्यों को सामान्य के लिए प्रयुक्त करने, सामान्य लाभ के लिए प्रयुक्त करने, उस परिणाम तथा उन शर्तों के अधीन वितरित किया जा सकेगा जो नियमावली अथवा विधियों द्वारा विहित होंगे। कहने का मतलब है कि जो धारा 21 है सामान्य तौर पर जो निधियों के विभाजन पर प्रतिबंध लगाता है वह कहता है कि पंजीकृत सोसाइटी की निधियों का कोई अंश उसके सदस्यों में बोनस या लाभांश या अन्यथा विभाजित नहीं किया जाएगा। परंतुक है, परंतुक का प्रावधान से यहाँ बता देने की जरूरत है क्योंकि बार बार परंतुक शब्द आता है एक्ट में कि जो प्रावधान है उसके अपवाद क्या होंगे। परंतुक से मतलब उसके अपवाद क्या होंगे। तो परंतुक में कहता है कि परंतु धारा 18 की उपधारा 1 अथवा किसी नियम द्वारा अपेक्षित रकम को आरक्षित निधि में डाल देने के बाद शुद्ध लाभ के किसी अवशेष को विगत वर्षों के किसी लाभ के साथ सदस्यों में विभाजित अथवा सोसाइटी को विशेष सेवा करने के लिए किसी सदस्य को बोनस अथवा पारिश्रमिक के रूप में अदायगी करने अथवा सदस्यों के समान लाभ के लिए प्रयुक्त करने,
उस परिणाम तथा उन शर्तों के अधीन जिसका व्यतीत किया जा सकेगा, जिसका जिक्र नियमावली तथा विधियों में है। कहने का स्पष्ट मतलब है कि जो फंड का है, पहले तो कह रहा है कि फंड को पहले 35% आरक्षित निधि में डाला जाएगा, उसके बाद आगे उसकी चर्चा की गई है कि फंड का वितरण किस तरह से होगा। तो आज तक मैं चर्चा ही समाप्त करता हूँ, फिर अगले अंक में मिलेंगे। अभी अध्याय 3 के भी कई उपधाराएँ बची हुई हैं जिनकी चर्चा करने की ज़रूरत है। अगले अंक में मैं उनकी चर्चा करूँगा आपसे। तब तक से मैं आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े। क्योंकि मैं एक्ट्स की परिचर्चा कर रहा हूँ, मैं फिर आगे रूल्स की परिचर्चा करूँगा ताकि मैं इसके लिए इस चर्चा में बना रह सकूँ। धन्यवाद।